हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी हो, तो आपके लिए ये चैनल एकदम वरदान है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे बैक टू बैक 20 क्वेश्चन, जिसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। Question number 1. The Union Cabinet has approved amendments to which act to make intentional insult to the National Act, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पनिशेबल ऑफेंस। इसका क्या मतलब है बताइए। केंद्र सरकार ने किस एक्ट में अमेंडमेंट अप्रूव किया है जिस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा, ये पूछा जा रहा है। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने आंसर गेस कर लिया होगा, बता दिया होगा, समझ लिया होगा। इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स ऑफ टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। देखो, अभी तक नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का इंसल्ट करना पनिशेबल था। अब गवर्नमेंट चाहती है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का भी अगर कोई जानबूझकर अपमान करे तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में अमेंडमेंट अप्रूव किया गया है। मतलब नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, यही इसका मोटा मोटी मतलब है। मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके सामने की पॉइंट्स लिखे हैं, जाइए और एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रिसेंट वोटर रजिस्ट्रेशन मैंडेट, व्हाट मस्ट एप्लीकेंट्स फॉर फॉर्म 6 नाउ सबमिट। मतलब कि इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन के नए वोटर रजिस्ट्रेशन रूल के हिसाब से फॉर्म 6 भरते वक्त एप्लीकेंट्स को अब क्या सबमिट करना होगा, ये पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है पेरेंट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। अगर आप उस वक्त में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। ओके, रीड करिए, समझिए, मैं आपको बता रही हूँ। आपको नहीं समझ पा रहे, एक बार आप रीड करिए, उसके बाद बताइए। ठीक है, आपके सामने कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को मैं समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म 6 का यूज़ नए वोटर ID बनाने के लिए होता है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को और एक्यूरेट बनाने के लिए नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। अब कुछ जो एप्लीकेंट्स हैं उनको पेरेंट्स की SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिटेल्स भी देनी होगी, ताकि फेक या फिर डुप्लीकेट जो वोटर्स होते हैं उनकी एंट्रीज को रोका जा सके। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वोटर लिस्ट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी वॉज हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74 वॉज द फॉर्मर रूलर ऑफ विच कंट्री। जो हमारे शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश के पूर्व शासक थे, ये पूछा जा रहा है। यू हैव 4 ऑप्शंस। आई होप इन्होंने आपने आंसर दे दिया होगा। The answer is Qatar. शेख हमद बिन खलीफा अल थानी वॉज अ फॉर्मर एमर ऑफ कटर। जो शेख हमद बिन खलीफा अल थानी है, कटर के फॉर्मर एमिर रूलर थे। उन्होंने कटर को एक छोटे गल्फ सिटी से दुनिया के सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ में बदलने में बहुत बड़ा मतलब जो रोल है वो निभाया है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप करी है। उनके टाइम में ही कटर की इकोनॉमी गैस और जो ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से काफ़ी जो मतलब एक्सपोर्टिंग थी वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, जो आप जानते होंगे कि कटर की जो कैपिटल है वो क्या है, दोहा, और करेंसी क्या है, कटारी रियाल। ठीक, बस। Question number 4. In response to drone attack on commercial vessels, US Central Command launched airstrikes on which strategic islands in southern Iran। मतलब कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका ने साउथर्न ईरान के किन स्ट्रैटेजिक आइलैंड पर एयर स्ट्राइक की। किन स्ट्रैटेजिक आइलैंड पर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस, बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है क्वेश्म एंड सिरिक।
ठीक है, द यूएस सेंट्रल कमांड कैरीड आउट एयर स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स टू ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग कमर्शियल वेसल्स। मतलब कि मिडिल ईस्ट में शिपिंग रूट्स पर ड्रोन अटैक बढ़ रहे थे। इसके रिस्पॉन्स में यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के किश और करंग आइसलैंड पर एयर स्ट्राइक्स की। ये आइलैंड स्ट्रैटेजिक इसलिए है क्योंकि इनका यूज़ ऑयल और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए होता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस आप जानते होंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट है। ईरान की कैपिटल तेहरान है, THARAN। करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। ठीक है, RIAL। ठीक है, रियल। ठीक। Next question is Israel has scheduled its next national elections for October 27, 2026. This vote is widely viewed as a referendum on which leader. पूछा जा रहा है कि इजराइल में अक्टूबर 2026 के इलेक्शन को किस लीडर पर रेफरेंडम माना जा रहा है। ठीक है, किस लीडर पर रेफरेंडम माना जा रहा है? आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू। इसका अगर सिंपल सा मतलब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये है, मतलब कि इजराइल में अक्टूबर 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं। सब लोग इस इलेक्शन को बेंजामिन नेतन्याहू के लीडरशिप पर पब्लिक का जजमेंट मान रहे हैं। अगर उनकी पार्टी है वो जीतती है तो वो ये माना जाएगा कि उनको लोगों का सपोर्ट मिला है, और अगर उनकी पार्टी जो है वो अगर हार गई तो उसे पब्लिक का डिससेटिस्फैक्शन, मतलब कि जो पब्लिक है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो मोटा मोटी मतलब है मैंने आपको समझा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अ क्रिमिनल कंप्लेंट वाज रिसेंटली फिल्ड अंडर द जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 अगेंस्ट एन इजरायली रिजर्विस्ट ऑन विच ट्रैकिंग रूट इन इंडिया। वी हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया के किस ट्रैकिंग रूट पर एक इजरायली रिजर्विस्ट के खिलाफ जिनीवा कन्वेंशन एक्ट 1960 के तहत कंप्लेंट फाइल की गई, ये आपको बताना है। इसका आंसर है हमस ट्रेल। ठीक है, तो इसका अगर हम इजी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मतलब वो एक इजरायली रिजर्विस्ट इंडिया में ट्रैकिंग कर रहा था, उसके खिलाफ एलिगेशंस लगे कि उसने वॉर क्राइम्स से रिलेटेड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन किया है। इस वजह से जिनीवा कन्वेंशन एक्ट 1960 के अंडर कंप्लेंट फाइल्ड हुई। ये केस इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया में पहली बार इस एक्ट का इतना डिस्कशन हुआ था। यही इसका मोटा मोटी मतलब है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ जिससे कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश में दिक्कत ना हो, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें मैंने हिंदी में समझा दिया। ठीक है, आप लोगों के सामने जैसे दिख रहा है कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आप लोगों को करंट अफेयर्स की लाइव नोटिफिकेशन, क्लास नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर्स की PDF, पोल क्विजेस एंड डेली करंट अफेयर्स ब्लॉग, जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स को भी अच्छा बनाएंगे और करंट अफेयर्स की नॉलेज को भी ऐड ऑन करेंगे आपकी एस्पिरेंट जर्नी में। तो इसको जाके ज़रूर देखिए और ज़रूर पढ़िए, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें डेली नोटिफिकेशन और फ्री PDF मिलेगा, और फ्री का कोई भी सामान छोड़ना नहीं चाहिए। Question number 7, according to the Economist Intelligence Unit Global Livability Index 2026, which city retained its position as the world most reliable city? इसमें ये पूछा जा रहा है कि EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के हिसाब से दुनिया का सबसे लाइवेबल सिटी है वो कौन सा रहा, ये बताना है। आई होप आपने आंसर दे दिए होंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। आंसर इज कोपेनहेगन। ठीक है, जो कोपेनहेगन द कैपिटल ऑफ डेनमार्क है, वॉज रैंक द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटी इन EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, रिटेनिंग द टॉप पोजीशन फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर। एक बार दोबारा से मतलब ये जो है इसे रैंक किया गया है टॉप पोजीशन पे। सिटी बेस्ड ऑन, इसको किस बेस पे किया गया है? स्टेबिलिटी पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, एनवायरनमेंट पे।
इसको रैंकिंग दी गई है। इसका हाई स्कोर इसलिए है क्योंकि एक्सेलेंट पब्लिक हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लो क्राइम रेट एंड द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। वहाँ पे रहने वाली, आप वहाँ पे कैसे रह रहे हो, आपका हेल्थ वहाँ पे कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इंफ्रा कल्चर वहाँ पे कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, इन सारी बेसिस पे जो है वो रैंकिंग की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई रिपोर्टेड दैट वाज परसेंटेज of global AI compute power was concentrated in the United States in 2025। पूछा जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस की एआई पैनल के अकॉर्डिंग 2025 में दुनिया की टोटल एआई कंप्यूट पावर का कितना परसेंटेज सिर्फ अमेरिका के पास था, कितना परसेंटेज अमेरिका के पास है, ये पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है 75%। द यूनाइटेड स्टेट अकाउंटेड फॉर 75% of the world AI compute power in 2025, making it the global leader in AI computing इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि AI कंप्यूट पावर क्या होती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि AI को ट्रेन करने के लिए मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स और चिप्स चाहिए होते हैं। जितनी ज़्यादा कंप्यूट पावर होगी उतने बड़े AI मॉडल्स बन सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में लगभग 65% एआई कंप्यूट पावर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के पास थी। मतलब एआई रेस में अमेरिका अभी भी सबसे आगे है। ठीक है। इसी रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि बाकी कंट्रीज़ को भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर काम करना चाहिए ताकि एआई का फ़ायदा सबको मिल सके। ठीक है। और जो चाइना है वो अराउंड 15% एंड वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेयर ओनली 10%, हाईलाइटिंग अ सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस इन एआई रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी वॉज हु रिसेंटली पास्ड अवे, सर्व एज द एमिर ऑफ विच कंट्री 1995 टू 2013। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा घूम के आया बट आई थिंक क्वेश्चन वही है। ठीक है। आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा, कटर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी जी हैं उन्होंने एमिर पर मतलब कटर पर जो है काफ़ी दिन शासक रूल निभाया। ठीक है। 1995 से 2013 तक। ठीक है। और उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ की थी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब पर पकड़ बनाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली established the Independent International Scientific Panel or Artificial Intelligence AI in which year? पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई की स्थापना किस वर्ष में की थी, किस साल में की थी। ठीक है। तो इसका आंसर है 2025। इसका अगर हम देखें तो एआई बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, इसलिए यू ने डिसाइड किया, मतलब यूनाइटेड नेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल पैनल बनाया जाए जो एआई के बेनिफिट्स और रिस्क दोनों को स्टडी कर सके। इसी पर्पज़ के लिए 2025 में यूएनजीए ने इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई बनाया। ठीक है। ये पैनल जो है वो गवर्नमेंट्स को एआई के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ के बारे में भी एडवाइस देता है। ठीक है। यूएन की जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर हम बताएं तो वो इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क में है, इसको याद करिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, effective from 15 July 2026, grants duty-free market access to approximately what percentage of India's export communities? You have 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या है। जैसे पूछा जा रहा है कि इंडिया यूके CETA के बाद लगभग कितने परसेंट इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। आई होप आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा कि इसका आंसर है 99%, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जो इंडिया यूके के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट पास हुआ है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि इंडिया एक्सपोर्ट में 99% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है, इन सारी कंपनीज़ को है, इन सारे सेक्टर्स को है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, लेदर हो गया, जेम्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, इन सबको है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंश्योरेंस जाइंट सिक्योर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल इन जुलाई 2026 टू बिकेम द फर्स्ट 100% फॉरेन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जुलाई 2026 में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की पहली 100% फॉरेन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी? इसके पीछे क्या मतलब है बताइए। आई होप आपने इसका आंसर देख लिया होगा। तो इसका आंसर है अवीवा पीएलसी। ठीक है, मतलब पहले फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में ओनरशिप की लिमिट होती थी। अब रेगुलेटर के अप्रूवल के बाद अवीवा पीएलसी इंडिया की पहली 100% फॉरेन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बन गई है। इसका मतलब है कि कंपनी का पूरा ओनरशिप फॉरेन पेरेंट कंपनी के पास होगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। ठीक, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, चाइना सक्सेसफुली रिकवर्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ विच रॉकेट यूजिंग अ नोवल वायरनेट सीब्रोन कैप्चर सिस्टम ड्यूरिंग इट्स मेदन फ्लाइट। ठीक है, चाइना ने किस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को पहली बार वायर नेट में से समुंदर में सेफली रिकवर किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। बताइए, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन आंसर नंबर बी लॉन्ग मार्च 10B। ठीक है, इसका अगर हम इजी एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो इसका मतलब यही है सिंपल सा कि जो नॉर्मली रॉकेट लॉन्च होने के बाद उसका फर्स्ट स्टेज समुंदर या ज़मीन पर गिर जाता है। चाइना ने पहली बार जो जूक 3 रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को एक स्पेशल वायर नेट सिस्टम की मदद से सेफली रिकवर किया। अगर रॉकेट का फर्स्ट स्टेज दोबारा यूज़ हो सके तो लॉन्च का खर्चा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर स्पेस एक्स भी काम करता है। ठीक है, चाइना स्पेस एजेंसी जो है वो CNSA में है। ठीक है, मतलब इसका CNSA में है वो, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो समझ लो। ठीक है, और रीयूजेबल रॉकेट्स फ्यूचर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो माने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब रीयूजेबल रॉकेट अगर होगा तो कॉस्ट कम होगी, स्पेस मिशन में ज़्यादा हमें वो होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट द न्यूली FDA अप्रूव्ड इंसुलिन वीकली इंसुलिन आइकोडेक? मतलब FDA जो है से अप्रूव हुआ एक नया इंसुलिन वीकली, किस वजह से स्पेशल है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनिक क्या है इसमें ये पूछा जा रहा है। आंसर इज इट इज़ टेकन वंस वीकली। मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यूजुअली इंसुलिन रोज़ लेना पड़ता है, लेकिन जो एक जो मेडिसिन है उसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना होता है। इससे पेशेंट को रोज़ इंजेक्शन लेने की टेंशन जो है वो कम होगी और ट्रीटमेंट जो होगा वो फॉलो करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच CSIR इंस्टीट्यूशन in India developed the first indigenous process technology for the green refragment HFO 1213YF? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इंडिया में ग्रीन रिफ्रेगमेंट HFO 1234YF की पहली इंडिजिनियस प्रोसेस टेक्नोलॉजी किस CSIR इंस्टीट्यूट की ने डेवलप की, ये पूछा जा रहा है। मतलब किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। यू हैव 4 ऑप्शंस। द आंसर इज CSIR IICT हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि HFO जो है 1234Y की ये क्या है। ये एक न्यू जनरेशन ग्रीन रेफ्रिजरेंट है जो AC और कार एयर कंडीशनर्स में यूज़ होता है। पुराने रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते थे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते थे। अब जो CSIR IICT हैदराबाद, इसने क्या किया है, इसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप कर ली है। पहले इस टेक्नोलॉजी के लिए बाहर के देशों पर हम डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब हमारे भारत में ही इसका हो रहा है। लेकिन इंडिया अब इस इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट को खुद बना सकता है, यही इसकी खासियत है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, और लोकेशन ये कहाँ पे है, हैदराबाद, जो कि आपके आंसर में है। समझिए क्वेश्चन नंबर 16, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी टू एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ड्यूरिंग इंडियाज टेस्ट मैच अगेंस्ट
इंग्लैंड इन जुलाई 2026। पूछा जा रहा है कि 2 जुलाई 2026 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। आंसर है यशिका भाटिया। इनके बारे में हम जानते हैं कि लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में स्मृति मंधाना ने शानदार सेंचुरी जो है वो लगाई और लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर जो है वो बन गई। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, वुमेंस क्रिकेटर के लिए भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। ठीक है, और इसका जो आईसीसी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, दुबई में है, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच फॉर्मर इंडियन कैप्टन वॉज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड इन जुलाई 2026। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में स्कॉटलैंड में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस फॉर्मर इंडियन कैप्टन को शामिल किया गया। किस फॉर्मर इंडियन कैप्टन को शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली। मतलब आईसीसी हॉल ऑफ फेम उन क्रिकेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, योगदान दिया हो। ठीक है, उनको ही हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम देते हैं। इस साल जो है मिथाली राज को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मिथाली राज को वुमेंस क्रिकेट की ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक माना जाता है। उन्होंने सालों तक इंडियन वुमेन टीम की जो है कप्तानी है वो भी की है। ठीक है, ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आई होप आपको ये तो पता होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, द इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच फॉरेस्ट एरिया आफ्टर नियरली 12 ईयर्स। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल लगभग 12 साल बाद किस फॉरेस्ट एरिया में दोबारा देखी गई, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है रामनगर फॉरेस्ट, उत्तराखंड में। इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल एक रेयर मतलब जो रात में एक्टिव मैमल वो है। इसको उत्तराखंड के रामनगर फॉरेस्ट में लगभग 12 साल बाद दोबारा देखा गया। ये कंजर्वेशन के लिए मतलब अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि उस एरिया का फॉरेस्ट इकोसिस्टम अभी भी हेल्दी है, कि इतना मतलब पुराना और इतना अच्छा स्पीसीज़ जो कि इन्वेसिव स्पीसीज़ है वो भी अभी देखने को वहाँ मिल रहा है। ध्यान रहे, ये स्क्विरल बर्ड की तरह उड़ती नहीं है, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यू टू अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट एंड अर्थ एक्सियल टिल्ट approximately what percentage of the world's population experience daylight or twilight simultaneously on 8 जुलाई 2026। मतलब कि 8 जुलाई 2026 को एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की वजह से दुनिया की लगभग कितनी पॉपुलेशन ने एक ही समय पर डे लाइट या ट्विलाइट एक्सपीरियंस की, ये चीज़ पूछी जा रही है। लगभग 99% लोगों ने की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है मतलब कि अगर हम देखें समझे कि 8 जुलाई 2026 को अर्थ की एक्सियल टिल्ट और सन की जो पोजीशन की वजह से एक रेयर सिचुएशन बनी। इस दिन लगभग जो 99% दुनिया थी उसकी पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म में डे लाइट या ट्विलाइट में थी। ठीक है, मतलब लगभग पूरी दुनिया में या तो दिन था या फिर सूरज निकला था या फिर सूरज ढल रहा था। ठीक है, इसी वजह से ये इवेंट जो है साइंस और ज्योग्राफी दोनों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर PDF and our class. As part of its clean energy commitments, India has set a target of increasing the share of non-fossil fuel-based electricity capacity to what percentage by 2035? We have 4 options. बताइए इसका आंसर क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया ने 2035 तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को कितने परसेंटेज तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 60%। अगर हम इसको समझें पूरी तरीके से तो जो इंडिया है वो धीरे धीरे कोल और ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट जो है वो अपना कम करना चाहता है। इसलिए टारगेट रखा गया है कि 2035 तक
टारगेट रखा गया कि 2035 तक 60% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आए। नॉन फॉसिल सोर्सेज में सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। इससे पॉल्यूशन कम होगा। इंडिया में अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के और करीब पहुंचने के चांसेस जो हैं वो बढ़ पाएंगे। ठीक है। अगर रीन्यूएबल एनर्जी और सोर्सेज के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, इन सारी चीज़ों का। और इंडिया नेट ज़ीरो टारगेट जो है वो 2070 तक है। ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं आपकी जर्नी में। चार चांद लगाने के लिए हम लोग फिर से आएंगे। और मेरा आपसे यही टारगेट रहेगा कि आप रोज़ वीडियो को देखिए, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया और इस वीडियो से आखिरकार क्या सीखा। और रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन से निकाल कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिया करिए। ठीक है। और हमारी वेबसाइट करंट अफेयर्स 360 को एक बार ज़रूर विजिट करिए। वहाँ पर 9 रुपये की करंट अफेयर्स की मंथली PDF आपके लिए अवेलेबल है। और साथ साथ बहुत सारे जो ई बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज जो ई बुक्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। और आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा अमाउंट है जो आप पे नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के लिए। अपनी पढ़ाई के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं, तो एक बार जाइए और इसको क्रैक करिए। ठीक है। ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट है, ना कि क्वांटिटी कंटेंट। ठीक है। जाइए और ग्रैब करिए। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।